क्या होता अगर ऐश अपने सभी एस पोकेमॉन रखता और उन्हें पोकेमॉन जर्नीज और वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में इस्तेमाल करता। तो हर रीजन के बाद अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पीछे छोड़ने की बजाय ऐश उन सभी को अपने साथ रखता। इसका मतलब है कि जर्नी शुरू होने से पहले ही ऐश धीरे धीरे अपनी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बना लेता। ऑब्वियसली पिकाचू उसके साथ रहता है क्योंकि पिकाचू पूरे एनिमे में ऐश का मेन पार्टनर है। और जर्नीज तक आते आते पिकाचू पहले से ही बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एलीट फोर मेंबर्स, चैंपियंस, अल्ट्रा बीस्ट्स और यहाँ तक कि लेजेंडरीज से लड़ने के बाद ऑरेंज आइलैंड्स के बाद चारेजार्ड आखिरकार ऐश की इज्जत करने लगता है। लेकिन सालों के लिए चारेजार्ड को पीछे छोड़ने की बजाय ऐश उसे टीम में रखता है, जिसका मतलब है कि चारेजार्ड जोथो, होएन, सिनो, यूनोवा, कैलोस, अलोला और आखिरकार जर्नीज में भी मजबूत ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ता रहता है। समय के साथ चारेजार्ड एनिमे में जितना था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब वो हर कुछ सीजन्स में कभी कभार दिखने की बजाय लगातार हाई लेवल ट्रेनर से लड़ता रहता है। फिर होएन में ऐश ट्रीको को पकड़ता है। शुरुआत में ट्रीको शांत है और पहले से ही ऐश के ज्यादातर पोकेमॉन से ज्यादा मजबूत लगता है। आगे चलकर ट्रीको ग्रोवाइल में और फिर सेप्टाइल में इवॉल्व हो जाता है। सिनो के बैटल फ्रंटियर आर्क में सेप्टाइल ऐश के कुल मिलाकर सबसे मजबूत पोकेमॉन में से एक बन जाता है। फिर सिनो लीग में टोबायस के डार्कराई को हराने के बाद ऐश को एहसास होता है कि सेप्टाइल को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, तो सेप्टाइल ऑफिशियली ऐश का एक परमानेंट एस पोकेमॉन बन जाता है। फिर सिनो में ऐश चिमचार से मिलता है जब पॉल उसे छोड़ देता है। ऐश पूरे रीजन में चिमचार को ट्रेन करता है जब तक वो मॉन्फर्नो में और आखिरकार इन्फरनेप में इवॉल्व नहीं हो जाता। पॉल वाली बैटल लगभग उसी तरह होती है, बस फर्क इतना है कि अब ब्लेज को पूरी तरह मास्टर करने के बाद इन्फरनेप ओक स्लैब में बैठने की बजाय सिनो के बाद भी ऐश के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। इसका मतलब है कि जर्नीज तक इन्फरनेप के पास सालों का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है और वो ऑनेस्टली ऐश के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज रेंज फाइटर्स में से एक बन जाता है। फिर आखिरकार ऐश कैलॉस जाता है और फ्रोकी को पकड़ता है। बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह फ्रोकी ट्रेनर्स के बारे में बहुत चूजी है और ऐश का हौसला देखने के बाद ही उसके साथ जाता है। समय के साथ फ्रोकी ग्रैडिनियर में और आखिरकार ग्रिनिंजा में इवॉल्व होता है। फिर ऐश और ग्रिनिंजा बॉन्ड फिनोमिनन अनलॉक करते हैं, जिससे ऐश ग्रिनिंजा बनता है। कैलॉस लीग में ग्रिनिंजा ने एलन के मेगा चारेजार्ड डेक्स को सीरीज में लगभग किसी और से ज्यादा कड़ी टक्कर दी। लेकिन ओरिजिनल एनिमे के विपरीत ग्रिनिंजा कभी कैलॉस में नहीं रहता। ऐश उसे परमानेंटली टीम में रखता है, यानी जर्नीज में भी ऐश के पास ऐश ग्रिनिंजा रहता है। फिर अलोला में ऐश फिर भी लीग जीतता है, लेकिन अब वो अपने अब तक के पकड़े सबसे मजबूत पोकेमॉन को रोटेट करते हुए ऐसा करता है। अलोला के ट्रेनर्स सच में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं जब चारेजार्ड, इन्फरनेप और सेप्टाइल एक साथ उनके सामने आते हैं। यहाँ तक कि कुकुई की बैटल भी और कठिन हो जाती है, क्योंकि ऐश के पास अब कहीं ज्यादा अनुभवी पोकेमॉन है। फिर जर्नी शुरू होती है और ऐश रियोलू को पकड़ता है। रियोलू बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि वो हर रोज ऐश के सबसे मजबूत पोकेमॉन के बीच रहता है। केवल पिकाचू और एक नई टीम के साथ ट्रेन करने की बजाय रियोलू अब हर रोज चारेजार्ड, ग्रिनिंजा, सेप्टाइल और इन्फरनेप के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जो ऑनेस्टली रियोलू को ओरिजिनल एनिमे से कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर बनाता है। फाइनली रियोलू लुकारियो में इवॉल्व होता है और बाद में मेगा एवोल्यूशन भी अनलॉक कर लेता है। तो वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज की शुरुआत तक ऐश की टीम है पिकाचू, चारेजार्ड, सेप्टाइल, इन्फरनेप, ग्रिनिंजा और लुकारियो। और ऑनेस्टली रैंकिंग्स शायद अब बिल्कुल अलग तरह से जाती हैं, क्योंकि ऐश बहुत तेजी से लोअर रैंक्स से ऊपर उठता है। ज्यादातर पहले वाले वर्ल्ड कोरोनेशन बैटल्स उसके लिए काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेनर्स इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के लिए तैयार नहीं है। जब ऐश विस्क्वेस से लड़ता है तो पिकाचू और सेप्टाइल मिलकर बैटल को जल्दी निपटा देते हैं। फिर कुछ छोटे टूर्नामेंट फाइट्स में ऐश इन्फरनेप और चारेजार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करता है और लोग तुरंत नोटिस करने लगते हैं कि ऐश की टीम कितनी स्टैग्ड है। फिर आखिरकार ऐश कोरिना से लड़ता है। ओरिजिनली ये बैटल मोस्टली लुकारियो पर फोकस थी, लेकिन इस टाइमलाइन में ऐश एक्चुअली ग्रिनिंजा का भी इस्तेमाल करता है। एक बार ऐश ग्रिनिंजा सामने आने के बाद कोरिना को ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होने लगती है, क्योंकि ग्रिनिंजा की स्पीड मेगा लुकारियो के लिए ज्यादा देर तक हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मेगा लुकारियो अभी भी कुछ अच्छे हिट्स लगाता है, लेकिन ग्रिनिंजा आखिरकार उसे ओवरवेल्म कर देता है। आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो प्लीज कर दो। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जर्नी से पहले भी इन सभी एस पोकेमॉन के साथ ऐश हर लीग क्यों नहीं जीता, इसकी वजह यह है कि ऐश को अभी भी हर रीजन में जो पोकेमॉन मिलते हैं उन्हें इस्तेमाल करना पसंद है। वो नए पोकेमॉन को ट्रेन करता है और उन्हें बैटल एक्सपीरियंस देता है। एस पोकेमॉन बेसिकली वो पोकेमॉन है जिन्हें वो अपने साथ रखता है, जबकि नए पोकेमॉन को भी टीम में रोटेट करता रहता है। तो सालों में ऐश के नए पोकेमॉन कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो लगातार चारेजार्ड, ग्रिनिंजा और इन्फरनेप जैसे पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आखिरकार पोकेमॉन जर्नीज शुरू होती है और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एकदम नई टीम बनाने की बजाय ऐश वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए मुख्य रूप से अपने एस पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है। और ऑनेस्टली बहुत सारे पोकेमॉन फैंस शायद कहेंगे कि ये टीम बिल्कुल अनफेयर है, लेकिन यही तो इस टाइमलाइन का पूरा मतलब है। फिर ऐश बी से लड़ता है और ये फाइट ऑनेस्टली अब बहुत अलग हो जाती है।
बी की पूरी बैटल स्टाइल क्लोज रेंज कॉम्बैट है, लेकिन ऐश के पास अब इन्फर्नेप और लुकारियो जैसे पोकेमॉन हैं जो एग्जैक्टली इसी तरह की फाइट्स में माहिर हैं। इन्फर्नेप एक्चुअली ग्रैपलॉक के खिलाफ बहुत अच्छा करता है, खासकर एक बार ब्लेज एक्टिवेट होने के बाद। फिर रीमैच में ऐश चारेजार्ड, पिकाचू और लुकारियो का इस्तेमाल करता है। जाइगैंटोमैक्स मचैम्प ऐश को थोड़ी परेशानी देता है, लेकिन पिकाचू अंत में बैटल खत्म कर ही देता है। इसके बाद ऐश पहले से कहीं ज्यादा जल्दी अल्ट्रा क्लास में पहुंच जाता है, और ऑनेस्टली यहीं से ट्रेनर्स को लगने लगता है कि ऐश शायद पूरे टूर्नामेंट जीतने के फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनर्स के विपरीत ऐश अभी लड़ना सीख रहे नए पोकेमॉन नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो फुल्ली इवॉल्व्ड एस पोकेमॉन इस्तेमाल कर रहा है, जिनके पास एलीट 4 मेंबर्स, चैंपियंस और यहां तक कि लेजेंडरी से लड़ने का सालों का अनुभव है। फिर ऐश वोल्कनर से लड़ता है। ओरिजिनली ये पहले से ही एक कठिन बैटल थी, लेकिन अब ऐश पिकाचू, ग्रेनिंजा और सेप्टाइल का इस्तेमाल करता है। वोल्कनर का इलेक्ट्रिवायर अभी भी पिकाचू को काफी कड़ी टक्कर देता है, लेकिन ग्रेनिंजा की स्पीड पूरी फाइट का रुख बदल देती है। फिर सेप्टाइल वोल्कनर की टीम को थका देने के बाद लीफ ब्लेड से चीजों को खत्म करने में मदद करता है। फिर ऐश मार्नी से लड़ता है। ऑनेस्टली ये बैटल अब शायद आसान है, क्योंकि इन्फर्नेप और लुकारियो जैसे पोकेमॉन उसकी अग्रेसिव स्टाइल के खिलाफ बहुत अच्छे मैचअप हैं। ऐश काफी आराम से जीत जाता है और ऑफिशियली मास्टर्स 8 में प्रवेश करता है। अब एक बार ऐश मास्टर्स 8 में पहुंचने के बाद लोग उसे ओरिजिनल एनिमे की तुलना में पूरी तरह अलग नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अब ऐश वो अंडरडॉग नहीं लगता जो धीरे धीरे रैंकिंग्स में ऊपर चढ़ रहा था। वो ऐसा लगता है जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चैंपियन लेवल का था, एकदम सिनेमा। तो ऐश की पहली बैटल स्टीवन स्टोन के खिलाफ है, और ये फाइट ऑनेस्टली अब कहीं ज्यादा इंसेन है। स्टीवन अभी भी एग्रॉन और क्रैडली जैसे पोकेमॉन से शुरुआत करता है, लेकिन ऐश तुरंत सेप्टाइल और इन्फर्नेप से काउंटर करता है। सेप्टाइल की स्पीड शुरुआत में स्टीवन को परेशान करती है, जबकि इन्फर्नेप का ब्लेज फाइट और इंटेंस होने पर एग्रॉन को ओवरवेल्म करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ऑनेस्टली चारेजार्ड है, क्योंकि जब स्टीवन मेगा मेटाग्रॉस को उतारता है तो ऐश एक्चुअली केवल पिकाचू या लुकारियो पर निर्भर रहने की बजाय चारेजार्ड को उसके खिलाफ उतारने का फैसला करता है, और ऑनेस्टली ये टूर्नामेंट की सबसे जबरदस्त फाइट्स में से एक बन जाती है। स्टीवन के बैटल आईक्यू की वजह से मेगा मेटाग्रॉस कुछ देर तक हावी रहता है, लेकिन चारेजार्ड का अनुभव आखिरकार काम आने लगता है। फिर ऐश मेगा मेटाग्रॉस के कमजोर होने के बाद पिकाचू से बैटल खत्म करता है, तो ऐश अभी भी जीत जाता है और सेमीफाइनल्स में आगे बढ़ता है। अब ऐश सिंथिया से लड़ता है, और ऑनेस्टली ये बैटल अब पागलपन की हद तक हो जाती है, क्योंकि ऐश पहले से जानता है कि सिंथिया शायद दुनिया के सबसे समझदार ट्रेनर्स में से एक है, इसलिए वो शुरू से ही ये बैटल ज्यादा सीरियसली लेता है। सिंथिया अभी भी फाइट की शुरुआत में कियोस मचाने के लिए स्पिरिट टूम का इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐश ग्रेनिंजा की स्पीड से स्पिरिट टूम के ज्यादातर अटैक्स को पूरी तरह अवॉइड करके काउंटर करता है। फिर लुकारियो सिंथिया के टोगे किस से लड़ता है, जबकि पिकाचू मिलोटिक को संभालता है। लेकिन फाइट का सबसे बड़ा मोमेंट डेफिनेटली गार्चॉम्प बनाम ऐश ग्रेनिंजा है, और ऑनेस्टली ये बैटल रिडिकुलस है, क्योंकि ग्रेनिंजा की स्पीड गार्चॉम्प को उससे ज्यादा मुश्किल में डाल देती है जितना सिंथिया से पहले किसी ने डाला हो। एक बार दोनों पोकेमॉन पूरी ताकत से जाने पर बैटलफील्ड सच में तबाह होने लगता है, लेकिन सिंथिया फिर भी साबित करती है कि वो अब तक के सबसे मजबूत चैंपियंस में से एक क्यों है, क्योंकि गार्चॉम्प धीरे धीरे ग्रेनिंजा की मूवमेंट्स के अनुसार अडैप्ट होने लगता है। आखिरकार ग्रेनिंजा गार्चॉम्प को इतना कमजोर कर देता है कि लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद बैटल खत्म कर सके, तो ऐश मुश्किल से सिंथिया को हराता है और ऑफिशियली फाइनल्स में पहुंचता है। अब लियोन के खिलाफ फाइनल बैटल ऑनेस्टली पोकेमॉन हिस्ट्री की सबसे इंसेन बैटल्स में से एक बन जाती है, क्योंकि ओरिजिनल एनिमे के विपरीत जहां ऐश के पास कुछ नए पोकेमॉन थे, लियोन अब ऐश की एब्सोल्युटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टीम से लड़ रहा है। एक बार चारेजार्ड, ग्रेनिंजा और पिकाचू को एक ही टीम में देखते ही लियोन को तुरंत एहसास हो जाता है कि ऐश पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बैटल की शुरुआत सेप्टाइल और रिलाबूम से होती है, और ऑनेस्टली सेप्टाइल ज्यादातर लोगों की उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। यहां तक कि लियोन भी सरप्राइज होने लगता है कि फाइट के दौरान ऐश के पोकेमॉन कितनी तेजी से स्ट्रैटेजीज बदल रहे हैं। फिर इन्फर्नेप सिंडरेस से लड़ता है, और ये टूर्नामेंट की सबसे अग्रेसिव फाइट्स में से एक बन जाती है। बैटल के दौरान ब्लेज एक्टिवेट हो जाता है, और इन्फर्नेप डाउन जाने से पहले सिंडरेस को ऑनेस्टली बहुत कड़ी टक्कर देता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को उतारता है, और एक बार ऐश ग्रेनिंजा के सामने आने पर पूरा स्टेडियम बेसिकली पागल हो जाता है, क्योंकि देखने वाले ज्यादातर लोगों ने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के दौरान ऐश को इस फॉर्म में कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा था। ग्रेनिंजा एक्चुअली लियोन के चारेजार्ड को डाउन जाने से पहले हेविली डैमेज करने में कामयाब हो जाता है, जो बैटल का सबसे बड़ा मोमेंट बन जाता है। फिर लुकारियो आता है और मेगा इवॉल्व करता है, लियोन के बचे हुए पोकेमॉन को और आगे धकेलता है। आखिरकार बैटल पिकाचू बनाम लियोन के चारेजार्ड पर आ जाती है। बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह इस पॉइंट तक दोनों पोकेमॉन थके हुए हैं, और ऑनेस्टली अब फाइट और भी कड़ी है, क्योंकि लियोन के चारेजार्ड को पहले ही ग्रेनिंजा से हैवी नुकसान पहुंच चुका था। फिर एक आखिरी क्लैश के बाद पिकाचू मुश्किल से जीत जाता है, और बस ऐश ऑफिशियली दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन जाता है, वो अल्टीमेट एस पोकेमॉन टीम इस्तेमाल करके जो उसने पूरे एनिमे में बनाई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आई, और इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके ऐश के सभी एस पोकेमॉन की स्टोरी देख लो।